हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी हम लोग का कहाँ तक हो गया था? 81 तक हो गया था ना। हाँ, 81 तक हो गया था। समझ में आया था कि नहीं? चलिए आगे का देखते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा ट्रांजिट रिमांड कहाँ पे दिया हुआ है सीआरपीसी में। ठीक है, अब इसका हम लोग चैप्टर 6 का सी वाला पोर्शन क्या है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट कहां से कहां तक दिया हुआ है? 82 से लेके 86 तक। अगला पार्ट जो है इसका डी, अदर प्रोविजन, वो जो है अदर्स जो है इसमें वो कहां से कहां तक है? 87 से 90 तक। ये भी कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में देख लें, क्योंकि कुछ दिनों तक लेक्चर कम आएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, अपना पीएचडी का प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो उसमें जो है 10-12 दिन मुझे उसमें काम लग जाएगा, तो इसलिए आपको लेक्चर कम अपलोड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। जिन जिन ने हरियाणा का फॉर्म भरा है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, सीआरपीसी आपके हरियाणा एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा, और कुछ माइनस भी जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, उनको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी तो उसमें टाइम है, 25 फरवरी तक तो उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद 1-2 महीने बाद होगा। ठीक है, तब तक तो आराम से सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, पढ़िए बस आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है भाई, सेक्शन 82। सेक्शन 82 में क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब क्या हुआ, मैंने बताया था ना कहां तक। पहले तो हमने सबसे पहले समन भेज के देखा। ठीक है, समन केस था तो समन भेजा, वारंट केस था तो वारंट भेजा। और जब हमने वारंट भेजा तो मुझे लगता है कि वारंट भेजने के बाद वो आ नहीं रहा। ठीक, वारंट भेजने के बाद एक्यूज जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो अब मैंने वारंट इशू किया कोर्ट ने, मतलब मैंने क्या, आप जब जज बन गए तो जज साहब ने, कोर्ट ने वारंट इशू किया, और वो वारंट के बाद नहीं आ रहा तो कोर्ट क्या करेगी? कम से कम 30 दिन का उसे टाइम देगी। ठीक है, 30 दिन का टाइम देने के बाद एक डेट फिक्स कर देगी कि अगर तुम उस दिन तक नहीं आए तो आपको हम प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर देंगे, प्रोक्लेमेशन चालू कर देंगे हम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मतलब प्रोक्लेमेशन की बात तब आती है जब आदमी को वारंट, जब एक्यूज को वारंट इशू किया जाता है और वो वारंट से बचने के लिए भागा भागा घूम रहा, आ ही नहीं रहा, तो कोर्ट क्या करेगी? इंतजार थोड़े करेगी, प्रोक्लेमेशन चालू कर देगी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का नोटिस चालू कर देगी कि कैसे प्रोक्लेमेशन किया जाए। उसकी जो है प्रोक्लेमेशन क्या होता है बताया था ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो होते हैं जिन्हें कोर्ट, जिनके चौराहे पे पोस्टर लगवा दे, जिनके नाम पे ढोल पिटवा दे कि देखो सुनो सुनो सुनो, इस आदमी को जहां पे भी मिले तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि ये कोर्ट आ जाए इस डेट को, अगर नहीं आता है तो इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। ठीक है, चलिए पढ़िए सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन ऑफ फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक, क्या है भैया? फर्स्ट, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, चाहे एविडेंस लिए हो चाहे ना लिए हो, अगर किसी भी कोर्ट को ऐसा लगता है दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए वारंट हैज बीन इशूड, या जिसके भी खिलाफ कोई वारंट इशू हुआ है, बाय इट हैज बीन एब्सकॉन्डेड और कंसीलिंग हिमसेल्फ, भाग रहा है और अपने आप को कंसील कर रहा है, सो डेट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जिससे कि वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो पाए, मतलब उसका अरेस्ट ना हो पाए। सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। लिख लीजिएगा, 30 दिन का उसे टाइम जरूर दिया जाएगा। ठीक है, 30 दिन के बाद की डेट फिक्स की जाएगी, तो 30 डेज। ठीक, पूछा जाता है द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, 30 दिन का टाइम देगा, अगर 30 दिन में नहीं आए तो हम प्रोक्लेमेशन चालू कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है? द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। अब प्रोक्लेमेशन पब्लिश कैसे होगा? प्रोक्लेमेशन पब्लिश कैसे होगा? फर्स्ट, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily reside। सेक्शन 82 का क्लॉज 2 का 1A क्या कहता है? ठीक है, 82 का क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश किया जाएगा। सबसे पहली बार कि भैया नहीं, ढोल से पिटवा के और वो आवाज लगवा देंगे उसी गांव में या जिस शहर का वो रहने वाला है। ठीक,
पहला ऐसे अभी आजम खां के ऊपर, जब आजम खां के नाम पे वारंट इशू हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था, यही किया था। योगी आदित्यनाथ ने नहीं, कोर्ट ने ऐसा किया था। ठीक है, वो तो अखबारों में लिख के आ जाता है इसलिए दिमाग में आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में किया किसने था, कोर्ट ने किया था। तो कोर्ट के पास पावर कैसे आती है कि वो नगाड़े पिटवा के और वहां से स्पीकर पे जोर जोर से बोल देते हैं कि भैया ये आदमी जो है, ये कोर्ट ने इसके नाम पे वारंट इशू किया है और ये भागने कंसील कर रहा है, जिस वजह से अगर ये कोर्ट में नहीं आया तो इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ठीक है, ऐसा अनाउंसमेंट पूरे गांव में या जिस शहर का वो रहने वाला उस शहर में कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा उपाय क्या है इसका, इट शैल बी एफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस, कि जो भाई जो नोटिस है वो उसके घर के बाहर कहीं कॉन्स्पिशियस पार्ट में, मतलब गेट पे चिपका दिया जाएगा। तीसरा क्या है कि कोर्ट के बाहर, कोर्ट हाउस के बाहर कॉन्स्पिशियस पार्ट में कोर्ट के एंट्री गेट पे ही वो नोटिस चिपका दिया जाएगा। चौथा क्या है, जैसे कोर्ट को अच्छा लगे वो डेली न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हैं। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हैं। चलिए, इस तरीके से प्रोक्लेमेशन पब्लिश होता है। पहला कैसे, अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट कैसे होगा आपने तो देखा ही होगा। ठीक है, दूसरा कैसे कि उसके घर के बाहर कॉन्स्पिशियस पार्ट पे नोटिस चिपका दिया। तीसरा कैसे, कोर्ट हाउस के बाहर भी चिपका दिया। चौथा कैसे, किसी न्यूज़पेपर में छपवा दिया, है कि नहीं। ऐसे प्रोक्लेमेशन जो है वो पब्लिश मान लिया जाएगा। सबसेक्शन 3 इसका ये बोलता है कि ऊपर जो रूल्स दिए गए हैं ना, अगर कोर्ट उनको फॉलो कर लेता है तो वही हम कंक्लूसिव प्रूफ मान लेंगे कि भैया हमने प्रोक्लेमेशन का जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो कर दिया है। ठीक, चौथा ये बोलता है कि अगर कोई भी आदमी अगर आईपीसी के इन सेक्शंस में अगर वो लायबल है, ठीक है, अगर जिसके नाम पे वारंट इशू हुआ है वो वारंट इसलिए इशू हुआ है क्योंकि वो आईपीसी के इन सेक्शन में लायबल है। कौन कौन से, वो सारे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, जैसे 302, 304, ठीक है, और कौन सा है, और 302, 304, 364, ठीक है, 367, ये सारे ऑफेंसेस, लगभग ये सारे ऑफेंसेस वो हैं जिसमें पनिशमेंट 7 साल या 7 साल से ज्यादा है। अगर वो इन सब में अगर वो है तो उसे तुरंत ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, रीड मारिए, वेयर ए प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद अंडर सेक्शन 302, 304, 364, 367, ये याद नहीं करने हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आईपीसी का आपको सेक्शन याद है ना तो आप ये आसानी से, वैसे इसके अंदर से आता नहीं है, ठीक है, याद मत करिएगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि 7 साल से ज्यादा वाले पनिशमेंट वाले हैं इसमें। ठीक है, लेकिन यही सारे सेक्शन होने चाहिए। ठीक, अगर इनमें से वो होता है तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगा। ठीक है, 5वां इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इतने क्या बात समझ में आई आपको। 82 प्रोक्लेमेशन, डायरेक्ट भी सेक्शन बहुत पूछा जाता है कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन ऑफ कॉन्डिंग कहां पे दिया हुआ है। ठीक, अब प्रोक्लेमेशन भी कर दिया हमने, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, अब भी वो नहीं आ रहा, अब क्या करोगे, तो भैया 83 के पास हम अटैचमेंट करेंगे। क्या है भाई, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब क्या होगा भाई, ये सब तो मैंने कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया, अब वो तो भाई नामचीन एकदम ऑफेंडर है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कर दो तुम्हें जितना भी तुम्हें ढिंडोरा पीटना है, गांव में चिल्लाना है चिल्लाओ, हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, अच्छा इसे नहीं आओगे, मेरे पास और उपाय है, तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। भाई तुम आओगे कैसे नहीं, 83 में अटैचमेंट चालू कर देगा। क्या होगा भैया, जैसे ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया ना, जैसे ही उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया 82 में, या तो उसके बाद, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू होने के बाद, ठीक है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू होने के बाद अगला ही कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर कर देगी, किसकी प्रॉपर्टी, होल या पार्ट, या तो पूरी या उसका कोई पार्ट अटैच कर लो, जिस हिसाब से उसकी मतलब लायबिलिटी हुई। ठीक है, अगर वो ज्यादा ही बड़ा ऑफेंडर है तो पूरी प्रॉपर्टी हम अटैच कर लेंगे। ठीक, लेकिन इसका एक प्रोविजो भी है, प्रोविजो ये बोलता है अगर भैया कोर्ट को ऐसा लगता है कि जैसे ही हम प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर पास करेंगे ना तभी वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देगा, ठीक है, या कुछ प्रॉपर्टी के साथ
छेड़छाड़ कर देगा तो वो प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के साथ साथ, प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के साथ साथ सिमुल्टेनियसली वो इसका भी ऑर्डर पास कर देगा। किसका? अटैचमेंट का। मतलब प्रोक्लेमेशन का और अटैचमेंट का दोनों ही ऑर्डर एक साथ पास कर देगा। कब? जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि भैया अगर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर पास किया, क्योंकि उसे भी तो पता है कि प्रोक्लेमेशन ऑर्डर मेरे नाम पे पास हो गया है, मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो चुका हूं, अगला कोर्ट क्या कर सकती है? तुरंत मेरी प्रॉपर्टी अटैच करेगी। तो क्यों ना प्रॉपर्टी बेच के भाग जाओ यहां से, है कि नहीं? ऐसा भी तो कर सकता है वो। तो इसलिए अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बेच के भाग सकता है, अगर मैंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से घोषित किया, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के साथ साथ ही अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के भी ऑर्डर पास कर देगी। समझ में आया कि नहीं? कोर्ट भी ऐसे थोड़े छोड़ देगी तुम्हें, मतलब एक्यूज को। आप तो जज साहब हो भाई। हाँ भाई चलिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग पढ़िए, रीड माइज। द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट द टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, पहली बात तो आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जब इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो चाहे बोथ, बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम पर्सन। ठीक है, दूसरा उसका प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट वे एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड is about to dispose of the whole or any part of his property. B is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court. क्या कर रहा है वो? या तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचे दे रहा है, डिस्पोज ऑफ किए दे रहा है, या जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है वहां से हटाए दे रहा है। ठीक है, चाहे मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो। ठीक, तो कोर्ट क्या करेगी? इट मे ऑर्डर द अटैचमेंट सिमुल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन ऑर्डर के साथ साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर पास कर देगी, है कि नहीं? चलिए, दूसरा क्लाउज ये बोलता है कि देखो, जिस कोर्ट ने, मान लो ये कोर्ट है, ठीक है, इसकी जुरिडिक्शन इतनी है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक, अगर उसकी प्रॉपर्टी यहीं पर है तो ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटैच कर लेगी। अब मान लो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, तो कोर्ट क्या करेगी? तो ये कहेगी वहां के डीएम साहब से, ठीक है, वहां के डीएम साहब से एक बार कंसल्ट करके और फिर अटैच की जाए। ठीक है, वहां का कहने का मतलब है कि अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिडिक्शन में आती है ना, तो वहां के डीएम से एक बार, वहां के डीएम को इन्फॉर्म किया जाएगा, बस इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, और फिर अटैच कर ली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए पढ़िए, दूसरा क्लास क्या बोलता है? Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made. ठीक, पहली बात तो अगर यहीं पर हुई तो अटैच हो जाएगी। उसके आगे, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the DM. ठीक, अगर डीएम साहब ने एंडोर्स कर दिया, within whose district such property is situated. ठीक, समझा कि मैं? सिंपल सी बात है, उसमें क्या है। चलिए, तीसरा क्लाउज क्या करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डेप्थ है या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है, तीसरा क्लाउज ये बोलता है अगर कोई प्रॉपर्टी डेप्थ है या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे अटैच किया जाएगा? तो इसमें चार चीजें दी हुई हैं, या तो उस डेप्थ को या उस अदर मूवेबल प्रॉपर्टी को या तो सीज कर लिया जाएगा, या उस प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या जिसके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी या डेप्थ है उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम ये उसको मत दे देना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को मत दे देना, तुम्हें कोर्ट को जमा करनी है ये। ठीक, ये भी तो हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी या डेप्थ है तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी जिसके पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी या डेप्थ है कि तुम उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जिसकी वो प्रॉपर्टी उसको मत दे देना या उसके रिप्रेजेंटेटिव को मत दे देना। ठीक है, तुम्हें कोर्ट को देनी है। ठीक, या बाई ऑल और एनी ऑफ टू सच मेथड एज द कोर्ट थिंग, या तो सारे या इनमें से कोई दो मेथड इस्तेमाल कर सकती है कोर्ट। ठीक, तीन में दिया हुआ। चार में क्या दिया हुआ? इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्स टू बी अटैच्ड इमूवेबल, अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो कैसे किया जाएगी? तो भैया कलेक्टर जो वहां का होगा उससे कहा जाएगा कि तुम उस प्रॉपर्टी को अटैच करो जाके। अब कलेक्टर कैसे अटैच करेगा? बाय टेकिंग पोजेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, पोजेशन कर लो अपना। ठीक, कलेक्टर साहब जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजेशन कर लेंगे। बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ
रिसीवर या रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट, या उससे कहेंगे कि भैया अगर कोई मकान है या कोई भी चीज है तो उसका रेंट एंड जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को नहीं दिया जाएगा, वो कोर्ट में जमा किया जाएगा। ठीक। और बाय ऑल और एनी ऑफ टू ऑफ सच मैटर, इनमें से कोई एक मेथड या सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा ये बोलता है अगर वो प्रॉपर्टी लाइफ स्टॉक या कोई भी पेरिसेबल नेचर है, लाइफ स्टॉक है या कोई भी ऐसी चीज है जो पेरिसेबल इन नेचर है, मतलब अगर ज्यादा दिन तक उसको रखी तो वो खराब हो जाएगी, तो कोर्ट उसके साथ साथ उसे सेल करने के भी ऑर्डर दे देगी। ठीक है। उसका बेच के जो पैसा आएगा वो कोर्ट में जमा हो जाएगा। चलिए, इसका सब 6 ये बोलता है कि रिसीवर के लिए वही सारे रूल अप्लाई होंगे जो सीपीसी में होते हैं। ठीक। अगर आपने सीपीसी पढ़ी हो तो मुझे कमेंट कर बताइएगा सीपीसी में रिसीवर कौन से ऑर्डर में है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है। चलिए 84 क्या बोलता है, इतनी बात आई समझ में आपको। अब इसमें है कि इसमें से क्वेश्चन क्या आते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है दोनों। ठीक है। डायरेक्ट बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन ऑफ कॉन्डिंग कहां पे दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए 82 में है। दूसरी बात, कितने दिन का नोटिस टाइम पीरियड देना चाहिए, कम से कम 30 डेज का। बस इतना सा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। पहला, बाकी सब चीजें आपको समझाने के लिए थी, ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस करिए। क्या है भैया, पहले तो सेक्शन 82 याद रखना चाहिए कि प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन ऑफ कॉन्डिंग खूब पूछा जाता है, कहां पे दिया हुआ है। दूसरा, कितने दिन का नोटिस पीरियड है, 30 डेज। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है, उसके अटैचमेंट कहां पे दिया हुआ है, 83 में। ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक। और ये वाली बात की अटैचमेंट ऑर्डर है वो क्या साइमल्टेनियसली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, बस। और इसमें से कुछ नहीं आता। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगला ये 84 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं ये। ठीक है। इसमें से खूब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक ना एक तो आपको मिल ही जाएगा। अगर सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन आते हैं किसी पेपर में तो एक इस पोर्शन से भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहे हैं अभी। ठीक है। वो ज्यादा बिठा दिया। सेक्शन 84 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। क्या है भैया, ये देखो, ये बताता है जो 83 में जो प्रॉपर्टी अटैच हो गई है ना, अगर उस पर किसी को क्लेम या ऑब्जेक्शन करना है तो वो क्या कर सकता है। अब 83 में प्रॉपर्टी अटैच हो गई, ठीक है। अब क्लेम या ऑब्जेक्शन क्या होता है, देखिए। अब क्या हुआ, मान लो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई, ठीक है, ए था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक, एक मकान था, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बी का भी शेयर था। तो अगर अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अदर देन प्रोक्लेम ऑफेंडर, उसके अलावा अगर कोई भी क्लेम करता है कि भैया इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, तो उसे 6 मंथ के अंदर क्लेम करना होगा। ठीक। क्या है भैया कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को छोड़ के अगर इसके नाम पे हुआ है तो ये थोड़े क्लेम करने आ जाएगा, अरे साहब आपने क्यों अटैच कर ली, अरे तुम आ जाते तो अटैच ही क्यों होती। तो इसको छोड़ के किसी और आदमी का इसमें हिस्सा है, ठीक, तो वो क्लेम कर सकता है अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर। ठीक। इसमें एक प्रोविजो भी है कि अगर इसकी जो क्लेमेंट है इसकी डेथ हो जाती है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्लेम कर सकते हैं। क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो उसके एलआर भी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्लाउज ये बोलता है, इसका ये तो बन हो गया। चलो पढ़ते चलते हैं, कुछ छूट उठ ना जाए। चलिए भैया, इफ एनी क्लेम इज प्रिफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 83, अगर 83 में जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसमें क्लेम या ऑब्जेक्शन करना है तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, 6 महीने के अंदर करना होगा। ठीक है। दूसरा, बाई एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, लाइन कर लीजिएगा, बाई एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं क्लेम कर सकता। ठीक।
ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। किस लिए कि भैया जज साहब मेरा इस प्रॉपर्टी पे मेरा भी इस प्रॉपर्टी पे या मेरा इस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है, आपने जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, ठीक, दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू बी अटैच अंडर सेक्शन 83, और जो कि 83 के अंदर आप अटैच नहीं कर सकते। द क्लेम ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन द होल और इन पार्ट। तो कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी इंक्वायरी के बाद कि भैया एक क्लेम को अलाउ करना है कि डिसअलाउ करना है। कोर्ट को ऐसा लगा कि हाँ भैया इसका हिस्सा है तो भैया वो देखेगी, छोड़ देगी। अगर कोर्ट को नहीं लगा तो वो डिसअलाउड कर देगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अटैच हो गई प्रॉपर्टी, ठीक। प्रोविजो वही दिया हुआ है कि अगर क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो उसके एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर सकते हैं। 2 क्या बोलता है, क्लेम ऑफ ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 1। अब ये क्लेम करना है तो किस कोर्ट में करना है? पहला जनरल रूल ये है कि क्लेम आप उस कोर्ट में करें जिसने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास किया है, ठीक। जिस कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास किया है 83 में, उसी कोर्ट के पास आप जाएं। सही सी बात है, ठीक। इसका एक बात और ये कहता है कि अगर वो 83 क्लाउज 2 में अटैच हुई है, ठीक है, दूसरे जुडिक्शन वाले में, ठीक है, जिसमें डीएम साहब की परमिशन ली थी, अगर उसमें अटैच हुई है तो वहां के सीजीएम के पास जाएं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर प्रॉपर्टी उसी डिस्ट्रिक्ट में थी जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं तो आप उसी कोर्ट के पास जाएं जिसने ऑर्डर पास किया है, ठीक। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी, ठीक है, तो आप यहाँ के सीजीएम साहब के पास जाएं, ठीक, सीजीएम कोर्ट में जाएं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये सीजीएम कोर्ट में, तो आप 2 जगह क्लेम कर सकते हैं, या तो उस कोर्ट में जिसने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास किया है या सीजीएम कोर्ट के पास, ठीक। केस आपने देख लिया कब कहां पे, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जो कोर्ट जिसके पास आएगा वो अपने हिसाब से इंक्वायरी कर लेगी, और अगर सीजीएम कोर्ट के पास आता है तो अपन नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी वो भेज सकती है। इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये इसका जो 4 क्लाउज है वो इंपॉर्टेंट है। 4 क्लाउज क्या बोलता है कि अगर इन्होंने डिसअलाउड कर दिया, इन्होंने कहा ऐसा है तुम्हारा कोई इसमें क्लेम नहीं है, तुम्हारा कोई राइट नहीं है इस प्रॉपर्टी में, क्या किया, क्लेम करने का पीरियड उसके पास कितना था, 6 महीने के अंदर वो क्लेम कर सकता था, ठीक। क्लेम किस कोर्ट में किया, इन दोनों में से जैसा केस था उसी हिसाब से उसी कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जिस कोर्ट में भी किया उसने डिसअलाउड कर दिया, उसने कहा नहीं भैया तुम्हारा कोई इसमें हक नहीं है, इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास विद इन 1 ईयर, 1 साल का टाइम है, विद इन 1 ईयर वो केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। इसके लिए कि भैया मेरा क्लेम है इस प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर केस चलेगा, ठीक है, जिसमें ये पूरा केस चलेगा कि इसका इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट है कि नहीं है, ठीक। यहाँ पर कैसे हुआ था, यहाँ पर तो इंक्वायरी थ्रू हुआ था, कोर्ट ने इंक्वायरी कर ली, कोर्ट को लगा कि तुम्हारा हक है तो तुम्हें तुम्हारे फेवर में कर देगा, कोर्ट को नहीं लगा तो वो डिसअलाउड कर देगा। अगर डिसअलाउड करता है तो आप जाइए, 1 साल के अंदर आपके पास टाइम है कि आप फ्रेश सूट फाइल करिए इसी चीज के लिए कि आपका इसमें क्लेम है कि नहीं है, ठीक। अब उसके बाद जो इसका जजमेंट आएगा ना, वही कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। जो भी कुछ जजमेंट आएगा, चाहे तुम्हारे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में, वही कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। इतना समझ में आई? ठीक, बस इतना ही है इसमें, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, रीड मारिएगा। कुछ ना समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें 2 बातें सिर्फ याद रखनी है, सिर्फ 3 बातें। एक तो ये सेक्शन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अरे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं बोल देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को बोलता हूँ, ठीक है। पूछा बहुत जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आप सॉल्व करेंगे आपको खुद दिख जाएगा। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ का टाइम है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। तीसरी बात, अगर डिसअलाउड हो जाता है तो 1 साल के अंदर आपको केस फाइल करना होता है, फ्रेश सूट। बस इतना से याद रखिएगा इसमें, बाकी सब बात समझ में आ गई। फिर से एक बात देखिए, 84 क्या बोलता है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटेस्टेड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अटैच हुए 83 में, उसमें क्लेम या ऑब्जेक्शन आपको करना है तो आप क्या करेंगे, तो अदर देन दी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को छोड़ के कोई और क्लेम कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं कर सकता। कितने दिन के अंदर करेगा, 6 महीने के अंदर करेगा। अगर
क्लेमेंट मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी कोर्ट में करेगा? जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया उसी कोर्ट में करेगा। लेकिन अगर दूसरी जुडिक्शन में था तो वहां की सीजीएम कोर्ट में, इस जुडिक्शन की सीजीएम कोर्ट में। ठीक, अब इंक्वायरी के बाद जिस जिस कोर्ट में उसने क्लेम किया था, क्लेम या ऑब्जेक्शन किया था, उसने अगर डिसअलाउड कर दिया तो आपके पास 1 साल का टाइम है। 1 साल के अंदर आप फ्रेश सूट फाइल करके इसी पे बात कर सकते हैं कि मेरा इस पे क्लेम है कि नहीं है। अब इस कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वही कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। इतनी सी बात है। आ गया समझ में? चलिए 85 बोलता है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट। रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर देखते हैं। चलिए तो अगला सेक्शन कौन सा? 85। सेक्शन 85 क्या है भैया? रिलीज, सेल और रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन ऑफ अटेस्टेड प्रॉपर्टी। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? डायरेक्ट में मेला लीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसे ही लिख देता हूँ। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि 85 में क्या क्या कोर्ट कर सकती है, तो उसमें रिलीज भी दिया था, सेल भी दिया था, रेस्टोरेशन भी दिया था। इसके अलावा एक चीज और दे दी थी, कुछ भी दे दें, रीसेल दे दें, ठीक है, मॉर्टगेज दे दें। तो 85 में कोर्ट क्या क्या करता है? रिलीज कर सकता है, सेल कर सकता है और रेस्टोरेशन कर सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यही 3 टर्म केवल इस्तेमाल हुए हैं। क्या क्या कर सकता है? रिलीज, सेल और रेस्टोरेशन, इन 3 पावर होती है। अब क्या होता है? 85 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर जो प्रोक्लेम पर्सन है, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में आ जाता है, जो टाइम दिया हुआ है। ठीक, अब मैंने क्या किया था? प्रोक्लेमेशन ऑर्डर के साथ साथ अटैचमेंट भी पास कर दिया था। अब वो स्पेसिफाइड टाइम में अगर आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? 85 का क्लॉज 1 क्या कहता है? अगर जो प्रोक्लेम पर्सन है, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में आ जाता है, जो कोर्ट ने टाइम फिक्स किया है, तो उसको जो उसकी अटैच प्रॉपर्टी है वो रिलीज कर दी जाएगी। ठीक, यही है ना? हाँ, इफ द प्रोक्लेम पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। ठीक, रिलीज कर दी जाएगी उसकी प्रॉपर्टी। दूसरा क्या बोलता है? अगर वो नहीं आता है, दूसरा ये बोलता है कि अगर वो नहीं आता है, ठीक, प्रोक्लेम पर्सन नहीं आ रहा, ठीक, अब क्या किया जाएगा? तो कोर्ट 6 महीने का इंतजार करेगी। 6 महीने का क्यों? क्योंकि भैया शायद कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन करने आ जाए, ठीक, या किसी ने क्लेम ऑब्जेक्शन किया। पहले तो 6 महीने इंतजार करेगी, उसमें किसी ने क्लेम या ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद उसने 1 साल के अंदर वो केस फाइल कर दिया, फ्रेश केस फाइल कर दिया। ये भी तो था ना? क्लेम एंड ऑब्जेक्शन किया, क्लेम इन्होंने डिसअलाउड कर दिया, तो वो केस फाइल करेगा। तो या तो 6 महीने इंतजार करेगी, या जब तक उस केस का जजमेंट नहीं आ जाता, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक, जो भी कुछ, अगर 6 महीने बाद कोई नहीं आया तो 6 महीने बाद ही वो प्रॉपर्टी का जो करना है वो कर देगी। ठीक, और अगर 6 महीने के अंदर कोई आ गया, उसने केस फाइल कर दिया, तो जब तक उस केस का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक प्रॉपर्टी अटैच ही रहेगी। ठीक, जैसे ही ये टाइम लैप्स होगा ना, उसके बाद ही वो क्या करेंगे? सेल कर देंगे। और क्या, रिलीज हो गया। अगर आ गए तो रिलीज है, नहीं आए तो सेल हो गया। ठीक, लेकिन सेल कब तक नहीं होगा? 6 महीने ये इंतजार करेंगे, और अगर फ्रेश केस फाइल हो जाता है तो जब तक उसका जजमेंट नहीं आ जाता। चलिए पढ़िए। इफ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपीयर within the time specified in the proclamation, the property under the assessment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months, line कर लीजिएगा, from the date of the attachment, and until any claim preferred objection made under 84 has been disposed of under that section, unless it is subjected to speedy and natural decay, or the court consider that the sale would be benefit of the owner in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it think fit। देखो, अगर वो स्पीडी एंड क्या था, हाँ, स्पीडी एंड नेचुरल डिके वाली प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो खराब हो जाएगी समय साथ,
तो उसे बेच देंगे। या कोर्ट को ऐसा लगता है या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इसे प्रॉपर्टी को बेचने से भाई ऑनर का ही फायदा होगा, अगर हम रखे रहेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, ठीक है, तो बेच दो, पैसा रखा है उसका, है कि नहीं, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पैसा देंगे उसका। तीसरी बात क्या करता है, हाँ तीसरा ये बोलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, अगर 2 साल के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर आता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि माय लॉर्ड मैं भागा थोड़े रहा था, मेरी जानकारी में ही नहीं है, मेरे पास सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची, या मैं बाहर था, कुछ भी, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हूं, मैं नहीं भाग रहा था, ठीक है, तो अगर 2 साल के अंदर आके, ठीक, 2 साल के अंदर आके अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि मेरी गलती नहीं है, या कैसे भी कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो अगर प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा दे देगी, प्राइस दे देगी, ठीक, और अगर सोल्ड नहीं हुई है तो वो प्रॉपर्टी उसे वापस रिस्टोर कर दी जाएगी, ठीक, समझ में आएगी नहीं, लेकिन टाइम पीरियड कितना है, 2 साल, ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़िए, इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appear voluntarily or apprehended and brought before the court by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate proof to the satisfaction of the court that he did not abscond or conceal himself, है कि नहीं, वो क्या प्रूफ कर रहा है कि he did not abscond or conceal himself from the purpose of avoiding execution of the warrant and that he had not such notice of the proclamation, कि मुझे प्रोक्लेमेशन की नोटिस की जानकारी नहीं थी, as to enable him to attend within the time specified therein such property or if the same has been sold, या तो वो प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई, द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल, जितना भी प्राइस है उसका, और इफ part only thereof shall be sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall after satisfying therefrom all costs incurred in the consequences of the attachment be delivered to him, ठीक, कोर्ट क्या करेगी कि भैया अगर प्रॉपर्टी अगर है तो वो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाएगी, बेच दी गई तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो सब दे दिया जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट में से जो ये सब करने में जो खर्चा आया वो काट लिया जाएगा, है कि नहीं, सेल कराना इतना आसान थोड़े है भैया, जो उसमें खर्चा आया वो कोर्ट काट लेगी, बाकी सब तुम्हें दे देगी, अगर, लेकिन आपको 2 साल के अंदर आना पड़ेगा, 2 साल के बाद आपका ऐसा कोई क्लेम लिए ही नहीं जाएगा, 2 साल के बाद कहाँ पैसा है कहाँ प्रॉपर्टी अब तुम्हें हम नहीं जानते, ठीक, 2 साल के अंदर आना पड़ेगा आपको। चलिए, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी, अब क्या हुआ, अगर किसी ने 2 साल के अंदर क्लेम किया, ठीक है, अब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे कौन सी कोर्ट में जाएगा केस, उसी कोर्ट में जिसने प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर किया है, ठीक है, या जो वहां पर थी सीजीएम वाली कोर्ट में, ठीक है कि नहीं, इसी कोर्ट में तो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया, डिस अलाउड कर दिया, ठीक है, तो इसकी अपील वहीं जाएगी जहां नॉर्मली जाती है, ठीक, अगर सीजीएम कोर्ट है तो इससे अपर वाली कोर्ट में जो नॉर्मली अपील जाती हैं, अपील वाला पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो जहां अपील जाती है वहां अपील जाएगी, ठीक, नॉर्मल जिस इस कोर्ट की जहां अपील जानी थी वहीं जाएगी, जिस भी कोर्ट का केस हो, ठीक है, इतना समझ में आई। 86 में क्या दिया हुआ है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड property, any person referred to in subsection 3 of section 85 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceed of the sale thereof may appeal to the court which appeal ordinary lie from the sentence of the first mentioned court, ठीक, जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट होगी कोई भी हो जिसने अटैच किया हो, हमें मालूम नहीं कौन सी अटैच कोर्ट जिसने किया, या सीजीएम कोर्ट हो, तो उसकी अपील जैसे नॉर्मली जिस कोर्ट में जाती है उसी कोर्ट में जाएगी, ठीक, अपील का प्रोविजन है उसके पास। चलिए अदर रूल्स देख लें, देख ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है, वैसे भी लेक्चर रिकॉर्ड कम ही हो पाएंगे आजकल। चलिए अदर प्रोविजन भी देख लेते हैं इसके अभी, ठीक है, क्या है इसका डी पोर्शन, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। अदर रूल्स क्या है, इसमें 4 सेक्शन है, 87, 88, 89 और 90, ठीक है। 87 क्या बोलता है, 87 ये बोलता है कि अगर किसी को समन इशू किया है, ठीक है, कोर्ट ने समन इशू किया है, अब वो समन इशू होने उस
समन इशू होने के बाद वो आ ही नहीं रहा, किसी कोर्ट ने किसी के लिए समन इशू किया है, ठीक है, अब वो समन से आ ही नहीं रहा तो कोर्ट क्या करेगी, अच्छा तुम नहीं आ रहे, तो समन केस में समन इशू होने के बाद अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसी केस में वारंट इशू कर देगी। समझ में आई बात कि नहीं? क्या हुआ, 87 क्या बोलता है, अगर 87 ये बोलता है कब समन केस में कोर्ट समन की जगह वारंट इशू कर सकती है, कब, जब तुम्हें समन इशू कर रहे हैं, तुम कहते हो ऐसे समन तो बहुत आते रहते मेरे नाम पे, नहीं जाएंगे हम, अच्छा नहीं आओगे तो चलो हम समन केस को वारंट बना देंगे। अगर हमने 1-2 बार समन भेजा, तुम नहीं आ रहे या मुझे लगता है कि समन भेजने से तुम नहीं आओगे, तो हम उसी केस में वारंट इशू कर देंगे, अब तो आओगे। 88 क्या बोलता है, 88 ये बोलता है अब मान लो किसी केस में कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी के नाम पे समन या वारंट इशू कर सकता है। क्या है पावर, कोर्ट के पास पावर है किसी केस में किसी आदमी के लिए वो समन या वारंट इशू कर सकता है, और वो आदमी उस समय कोर्ट में ही है, सामने ही है, ठीक। क्या हुआ, मान लो मिस्टर ए के खिलाफ कोर्ट समन या वारंट इशू कर सकती है, तो कोर्ट उस समय, मिस्टर ए उस समय कोर्ट में ही है, तो कोर्ट क्या करेगी, अब समन या वारंट थोड़े इशू करेगी, ये तो ऑलरेडी कोर्ट में है, तो कोर्ट उससे बॉन्ड साइन कराएगी। क्या बॉन्ड साइन कराएगी कि देखो जब जब हम तुम्हें बुलाएंगे तब तक तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है, बात नहीं समझ आई? अरे भाई 88 ये बोलता है कि जिसके खिलाफ कोर्ट के पास पावर है समन या वारंट इशू करने का, अगर वो उस समय कोर्ट में ही है तो समन या वारंट इशू करने से क्या फायदा होगा, कुछ होगा, वो तो कोर्ट में ही है अभी, तो कोर्ट क्या करेगी, उससे बॉन्ड साइन कराएगी। क्या बॉन्ड साइन कराएगी कि जब भी तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए, ठीक है, जब भी तुम्हारी यहाँ पे जरूरत हो तब तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक, इतनी बात हो गई। सेक्शन 89 क्या बोलता है, 89 ये बोलता है कि अगर उस बॉन्ड का ये वायलेशन करता है, ठीक है, जो बॉन्ड के रूल्स हैं, बॉन्ड साइन कोर्ट ने करा लिया ऐसे, अब वो आ ही नहीं रहा तो क्या करेगी, तो कोर्ट वारंट इशू करेगी, और क्या करेगी, है कि नहीं। सेक्शन 90 क्या बोलता है, सेक्शन 90 ये बोलता है कि भैया जितने भी वारंट और समन को लेके, ठीक है, इनको इशू करने से, ठीक, और इनका एग्जीक्यूशन करने से, इन सब में जितने भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 6 में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं इन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इन सबको फॉलो करना होगा। सेक्शन 90 ये बात बोलता है, इतना सा है, ठीक, एक बार देख लें, पढ़िए। सेक्शन 87 इशू ऑफ वारंट ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन, ध्यान रखिएगा 87 में कोर्ट के पास पावर होती कब समन केस में वो वारंट इशू कर सकता है, ठीक, समन भेजना था, तुम नहीं आ रहे, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, अब हम वारंट भेजेंगे, अब तो आओगे, आओगे क्या, तुम्हें अरेस्ट करके लाया जाएगा। 88 पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, लाइन कर लेना, is present in such court, जिसके नाम पे इशू समन या वारंट इशू करना है वो कोर्ट में ही है, तो क्या होगा, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial, या तो मेरी कोर्ट में आना है या जिस कोर्ट में ये केस ट्रायल के लिए जा रहा है उस कोर्ट में तुम्हें पहुंचना होगा। 89 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस when any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear, bond ले लिया लेकिन आ नहीं रहा, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before court, वारंट इशू कर देगा, अरेस्ट करके लाओ। चलिए 90 क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट, ठीक, पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक, इसमें याद करने के वाली क्या बात है, याद कर लिया, डायरेक्ट सेक्शन याद कर लीजिएगा, इसके अंदर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो लेक्चर थोड़े कम आएंगे, आप जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, मैं बीच बीच में टाइम निकाल के डालता रहूँगा, लेकिन ये समझिए फरवरी के फर्स्ट वीक में अलॉट हुआ है, तो उसके बाद ही, तो तब तक मतलब थोड़ा कम लेक्चर आएंगे, उसके बाद से फिर रेगुलर बेसिस पे आएंगे, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करा करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।